So today we are going to continue with the chapter 3 of legal studies, which is separation of power, class 11th. आज हम इसका सेकेंड पार्ट बना रहे हैं, विच इज़ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड इवेलुएशन ऑफ मॉन्टेस्क्यूज डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स. मतलब है कि मॉन्टेस्क्यू का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है जिससे उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर का एक पूरा कंसेप्ट दिया दुनिया को, और वो एवोल्यूशन उसका कैसे हुआ है. फर्स्ट पार्ट इज मॉन्टेस्क्यूज डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स. ठीक है, यहाँ पर हम बेसिकली ये समझेंगे कि मॉन्टेस्क्यू का जो सेपरेशन ऑफ पावर का डॉक्ट्राइन है ये है कैसा. द मोस्ट ओरिजिनल सिस्टमिक एज वेल एज साइंटिफिक इलेबोरेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर हैज बीन गिवन बाय अ फ्रेंच फिलोसोफर बेरॉन दे मॉन्टेस्क्यू इन द 18th सेंचुरी. सो बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि सबसे ज़्यादा ओरिजिनल सिस्टमिक और साइंटिफिक जो एक एक्सप्लेनेशन था ना सेपरेशन ऑफ पावर्स की कंसेप्ट का, कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली सेपरेशन ऑफ पावर्स, सेपरेशन ऑफ पावर को अच्छे से साइंटिफिकली एक्सप्लेन करना, सिस्टमिक वे में एक्सप्लेन करना ताकि हमें उसमें कोई डाउट ना रहे, दैट वॉज डन बाय बेरॉन दे मोंटेस्क्यू हु वॉज अ फ्रेंच फिलोसोफर. अगर आपको 9th क्लास की थोड़ी सी हिस्ट्री याद है, सो यू कैन रिमेंबर कि 9th क्लास के अंदर जब हमने लुई 16 के बारे में पढ़ा था in the French Revolution. So at that period of time we got to know about many of the philosophers like Montesquieu, Rousseau, Locke, etc. ठीक है, तो वैसे ही बोलते हैं कि 18th सेंचुरी के अंदर इन्होंने अपना जो कंसेप्ट था सेपरेशन ऑफ पावर को उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया. Montesquieu's theory on separation of power has become a model for governance of all the democracies. सिंपल बात है, हमें पता है कि आज के टाइम में क्या होता है ना, कि आज के टाइम में हर एक डेमोक्रेसी के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर बहुत इंपॉर्टेंट है इफ़ यू वांट द डेमोक्रेसी टू बी गवर्नड इन अ वेरी गुड वे. ठीक है, और ये सेपरेशन ऑफ पावर का सबसे ज़्यादा क्लियर कंसेप्ट किसने किया था? मॉन्टेस्क्यू ने किया था. इसलिए मॉन्टेस्क्यू सेपरेशन ऑफ पावर एंड द मॉडर्न डे गवर्नेंस आर रिलेटेड टू ईच अदर. आज की गवर्नेंस सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर बेस्ड है. सेपरेशन ऑफ पावर का साइंटिफिक इलेबोरेशन, सिस्टमिक इलेबोरेशन और ओरिजिनल इलेबोरेशन किसने दिया था? मॉन्टेस्क्यू ने दिया था. ठीक है, ओके, दिस वॉज काइंड ऑफ एन इंट्रोडक्शन. अब हम आगे बढ़ते हैं. ये बोलते हैं कि बेसिकली मॉन्टेस्क्यू को कैसे उन्होंने मतलब सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट अगर इन्होंने दिया है, कहीं ना कहीं से इंस्पायर हुए होंगे, है ना. सो ड्यूरिंग दिस टाइम ही सॉ ऑप्रेसिव एंड डिस्पोटिक रूल ऑफ द फ्रेंच किंग लुइस 16. हमें पता है फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुई थी? जब लुई 16 का रूल चल रहा था. ही वॉज अ वेरी ऑप्रेसिव मोनार्क. उन्होंने टैक्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिए थे लोगों के ऊपर. लोगों के पास में लिविंग कंडीशंस बहुत बुरी हो गई थी लोगों की. ठीक है, तो मोंटेस्क्यू वॉज ऑल्सो लिविंग इन दैट काइंड ऑफ एरा जहाँ पर जो लुई 16 है उनका एक बहुत ही ऑप्रेसिव रूल चल रहा था. बहुत ज़्यादा आप कह लो कि वो सप्रेस कर रहे थे लोगों को. ठीक है, अब ये बोलते हैं कि इस रूल में क्या था कि रूलर जो था उसके पास में एब्सोल्यूट पावर थी ऑफ द स्टेट. एब्सोल्यूट पावर ऑफ स्टेट का मतलब क्या है कि बेसिकली जितनी भी सारी पावर्स हैं, चाहे फिर वो लॉ मेकिंग पावर्स हो, लॉ को इम्प्लीमेंट करने की पावर्स हो, एग्जीक्यूट करने की पावर्स हो, इंटरप्रिटेशन की पावर्स हो, वो सारी की सारी पावर्स एक ही बंदे के हाथ में है, दैट इज़ द रूलर. तो रूलर अपने आप को क्या बोलता था? आई एम द स्टेट. मैं ही स्टेट हूँ. मतलब क्या? जो मैंने कहा है वही तुम्हारा लॉ बन चुका है. ठीक है, अब ये बोलते हैं इसके कारण क्या होता था कि लिबर्टी ऑफ द पीपल इट वॉज सप्रेस्ड. वाई सो? क्योंकि सिंपल बात है ना, लोगों को ऑप्रेस किया जा रहा है, सप्रेस किया जा रहा है, डोमिनेट किया जा रहा है बाय अ किंग, बाय अ मोनार्क. और उस टाइम पीरियड में जब मोंटेस्क्यू थे उस टाइम में लुई 16 वॉज द किंग. तो ये बोलते हैं कि अंडर द डिस्पोटिक रूल ऑफ द किंग एंड हिज एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब जो किंग होते थे, एडमिनिस्ट्रेटर होते थे, वो जब पूरे तरीके से पावर को अपने हाथों में रखते थे, एक्सरसाइज करते थे, उसको जैसे मर्जी वो एक्सरसाइज करना चाहे. ठीक है, तो उस टाइम पे लोग, उनकी लिबर्टी सप्रेस हो जाती थी. मतलब उनका फ्रीडम टू डू एनीथिंग, टू परफॉर्म अ टास्क, वो सप्रेस हो जाता था. ठीक है, समझ रहे हो? अभी कहते हैं कि जो मोंटेस्क्यू है इन्होंने पूरा टाइम पीरियड देखा. ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द पीपल जो कि सप्रेस हो रहे थे, जिनकी लिबर्टी को रोका जा रहा था, इनक्रोच किया जा रहा था. अभी कहते हैं कि जो मोंटेस्क्यू है ही विजिटेड इंग्लैंड. इंग्लैंड को क्या हुआ था कि इंग्लैंड को जो आज़ादी थी ना वो फ्रांस से बहुत पहले मिली थी. ठीक है, मतलब इंग्लैंड में भी आज़ादी का एक पूरा, हम कह सकते हैं, बड़ा लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस था. वो बड़ा पीसफुल, उन्होंने ट्रीटीज़ वगैरह करके अपनी आज़ादी ले ली थी. वो 10th के अंदर हम पढ़ के आए हैं. फ्रांस में कंपैरेटिवली लेट आज़ादी मिली थी उनको. ठीक है, अब वो कहते हैं आज़ादी से मेरा मतलब है डेमोक्रेसी. अब वो कहते हैं कि बेसिकली मोंटेस्क्यू ने जब इंग्लैंड को विजिट किया तो उस टाइम पे उन्होंने एक्सपीरियंस किया. क्या एक्सपीरियंस किया? द सेंस ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम जो हर एक सिटीजन ऑफ इंग्लैंड इंजॉय कर रहा था.
ठीक है, उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पर तो सारे सिटीजन्स के पास में क्या है, लिबर्टी है, फ्रीडम है, सब लोग बहुत खुशी से रह रहे हैं, और वही एक मेरी कंट्री है। तो वो अपनी कंट्री को क्या करता, कंपेयर कर रहा था विद इंग्लैंड। ठीक है, कि मेरी कंट्री में तो मोनार्क है, मोनार्क के पास में सारी पावर है। सिंपल आज का एग्जाम्पल दूँ मैं, हम इंडिया में रहते हैं, अगर मैं कल को जापान में जाऊँ, जापान में जाके मैं ये नेचुरली कंपेयर करना शुरू कर दूंगी ना, अरे इंडिया में भी ये सिस्टम होना चाहिए, अरे इंडिया में भी ये वाला लॉ होना चाहिए, अरे इंडिया में भी ये रूल होना चाहिए, अरे इंडिया में भी ये ऐसे लोगों को जीने का या फिर ऐसे लोगों को डिसीजंस लेने का एक राइट होना चाहिए। तो आई विल नेचुरली कंपेयर द अदर नेशन विद माई नेशन। सेम वे में मोंटेस्क्यू ने भी कंपेयर किया। अब मोंटेस्क्यू बहुत इम्प्रेस हुए इस पूरे आइडिया से, ठीक है, और इम्प्रेस होकर उन्होंने जॉन लॉक जो थे ना, उनके बहुत सारे थॉट्स पढ़े। जॉन लॉक के थॉट्स पढ़ के ही वॉज मोर इंस्पायर्ड एंड ही वॉज काइंड ऑफ वेरी इंटरेस्टेड इन गेटिंग टू नो अबाउट कि भाई इंग्लैंड के अंदर ही किस तरीके से आके गवर्नेंस दिखा रहे हैं। क्योंकि इंग्लैंड में गवर्नेंस जैसे चल रही थी, उससे के कारण तो लोगों को लिबर्टी मिली थी, फ्रीडम मिली थी। तो इसलिए इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, इन्होंने कंपेयर किया द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस विद द सिस्टम प्रिवेलिंग इन हिज कंट्री। उनकी कंट्री के अंदर सिस्टम ऑफ गवर्नेंस कैसा है, इंग्लैंड के अंदर सिस्टम ऑफ गवर्नेंस कैसा है, उन्होंने कंपेयर करना शुरू कर दिया। ठीक है, जब इन्होंने कंपेयर किया ना, तो उस टाइम पे इन्होंने अच्छे से एग्जामिन किया सेपरेशन ऑफ पावर को। इनको पता लगा कि अच्छा एक्चुअली में डिफरेंस कहाँ पे आता है ना, कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अलग तरीके से फंक्शन कर रही है। मेरी नेशन, मेरा जो देश है, दैट इज़ फ्रांस, वहाँ पर सारी जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो तो है ही नहीं है। सारी पावर किसके हाथ में है, बस एक लुई 16 मतलब एक मोनार्क के हाथ में है। ठीक है, और उसके एडमिनिस्ट्रेटर्स के हाथ में है। वही इंग्लैंड में क्या हो रहा है, देयर इज अ सेपरेशन ऑफ पावर, कि गवर्नमेंट जो है उसकी पावर डिवाइड कर दी गई है बिटवीन द किंग। ठीक है, मतलब किंग तो वहाँ पे भी है, लेकिन किंग की पावर इज़ नॉट सुप्रीम, उसकी पावर उसके हाथ में है, लेकिन उसके अलावा पार्लियामेंट के पास में भी कुछ पावर्स हैं इंग्लैंड में, और लॉ कोर्ट्स भी बनाए गए हैं इंग्लैंड के अंदर। तो वो बोलते हैं कि बेसिकली ही एग्जामिन्ड द स्ट्रक्चर, कि इंग्लैंड के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर है, मेरे देश के अंदर नहीं है, इसलिए पीपल आर मोर हैप्पी इन इंग्लैंड बिकॉज द सेपरेशन ऑफ पावर इज देयर। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी बुक लिखी द स्पिरिट ऑफ लॉस विच वॉज पब्लिश्ड इन 1748। इसके अंदर इन्होंने एक डिस्टिंक्ट डॉक्ट्राइन जो थी उसको मेंशन किया, जहाँ पर इन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर को डिस्क्राइब किया। क्यों, बिकॉज ही फेल्ट कि अगर 2 लोग भी मेरी बुक पढ़ते हैं, 3 भी पढ़ते हैं, 4 भी पढ़ते हैं, 100 पढ़ते हैं, 1000 पढ़ते हैं, तो भी एटलीस्ट दे विल गेट टू नो कि भाई एक सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट भी होता है। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि यू हैव टू गिव ऑल योर पावर टू द मोनार्क, आप अपनी पावर को डिवाइड भी कर सकते हो। ठीक है, सो दिस फर्स्ट वॉज ऑल अबाउट दिस, कि मतलब सेपरेशन ऑफ पावर की डॉक्ट्राइन जो है ये आई कहाँ से। ठीक है, दिस इज़ अ वेरी सिंपल लाइक पैराग्राफ। अब हम सेकेंड पार्ट में आते हैं, सेकेंड सब टॉपिक में आते हैं, विच इज़ बेसिक फीचर्स ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, जो मोंटेस्क्यू ने दिया। ठीक है, मोंटेस्क्यू जो थे, इन्होंने बेसिकली ना पूरी थ्योरी बताई, मतलब थोड़ा फॉर्मल वे में एक्सप्लेन किया कि व्हाट इज एग्जैक्टली द सेपरेशन ऑफ पावर। सीखा कहाँ से, इंग्लैंड से। इंग्लैंड में देखा कि राजा, किंग, पार्लियामेंट और लॉ कोर्ट्स के बीच में क्या हो रहा है कि पावर सेपरेट है। तो इन्होंने बोला कि सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब होता है कि एक डिविजन ऑफ पावर होना चाहिए, किसके बीच में, लेजिस्लेटिव के बीच में, एग्जीक्यूटिव के बीच में, और जुडिशियल सिस्टम के बीच में। मतलब इन्होंने थोड़ा सा उसको फॉर्मल टर्म्स दे दी कि सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन दीज 3 ऑर्गन्स। सेकेंड पॉइंट ये क्या बोलते हैं कि जो जैसे हम पीछे भी फर्स्ट जो हमने कंसेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर पढ़ा, ठीक है, वहाँ पर हमने क्या देखा था कि पावर जो है इट शुड बी सेपरेटेड इन अ वे कि एक ऑर्गन अपनी ही पावर को एक्सरसाइज कर सके, अपने ही स्फीयर ऑफ पावर के अंदर दूसरे ऑर्गन की जो पावर है वो एक्सरसाइज ना कर सके, और ना ही उसकी पावर को एनक्रोच कर सके। सेम चीज़ को उन्होंने थोड़ा सा अलग तरीके से बोला है कि जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है ना, मतलब डिफरेंट ऑर्गन्स, अगर हम आज की डेट की बात करें तो उन्हें एक्सरसाइज करना चाहिए अपनी पावर्स को, ठीक है, विद द रिस्पेक्टिव पर्सनल। रिस्पेक्टिव पर्सनल का यहाँ पे मतलब ना पर्सनल नहीं है, पर्सनल का मतलब है ऑफिसर्स। मतलब लेजिस्लेचर सिर्फ और सिर्फ अपने लेजिस्लेटिव जो ऑफिसर्स हैं उन्हीं से अपने काम करवा सकते हैं, एग्जीक्यूटिव के ऑफिसर्स को उठा के वो काम नहीं करा सकता। मतलब एक सेम ही चीज़ वो बोल रहा है, एक ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट दूसरे ऑर्गन की पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सकता, उसकी पावर को इनक्रोच नहीं कर सकता, बस यहाँ पे वर्ड्स डिफरेंट हो गए। ठीक है, अब ये बोलते हैं कि उन्होंने कुछ रीजंस भी प्रोवाइड किए, ठीक है, कि भाई एक्चुअली में सेपरेशन ऑफ पावर क्यों होना चाहिए। इन रीजंस को याद करने के लिए देयर इज़ अ क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी क्या है, पहले पॉइंट में ही एक्सप्लेन्स कि अगर लेजिस्लेटिव
और एग्जीक्यूटिव पावर्स एक हाथ में आ जाती है तो क्या होता है। सेकेंड पॉइंट में वो बताता है कि अगर जुडिशियल और लेजिस्लेटिव पावर्स एक हाथ में आ जाती हैं तो क्या होता है। थर्ड पॉइंट में वो एक्सप्लेन करते हैं कि अगर जुडिशियल पावर जो है और एग्जीक्यूटिव पावर है वो एक हाथ में आ जाती है तो क्या होता है। फोर्थ पॉइंट में उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि अगर सारी पावर्स एक हाथ में आ जाती हैं तो क्या होता है। तो मतलब रीजंस की अगर बात की जाए ना कि मोंटेस्क्यू ने क्या रीजन दिया ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, तो वो रीजन के ना तुम्हें बस इतना याद रखना है कि भाई मुझे बस ये 4 पॉइंट ऐसे याद रखने हैं। लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव पावर एक हाथ में आ गई तो, जुडिशरी लेजिस्लेटिव पावर एक हाथ में आ गई तो, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव की पावर एक हाथ में आ गई तो, और तीनों की पावर्स एक हाथ में आ गई तो क्या होगा। ठीक है, अब एक बार मैं तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ हर एक पॉइंट को ईजी मैनर में। ओके, तो ये बोलते हैं कि जब लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर एक हाथ में आ जाए ना, तो मतलब लॉ मेकिंग पावर भी तुम्हारे पास में ही है, लॉज को एग्जीक्यूट करने की पावर भी तुम्हारे पास में ही है। तो इट कैन इंक्रीज द चांसेस कि जो टेरेनी का रूल होता है ना, मतलब एक आप कह लो कि मेरी मर्जी है, मैं जो मर्जी रूल रेगुलेशन लेकर आऊँ, उसको इम्प्लीमेंट करवाना भी मेरा ही काम है। नो बडी कैन डिनाई कि अच्छा हम तो ये इम्प्लीमेंट करा नहीं रहे। मतलब लॉ मेकिंग, लॉज को इम्प्लीमेंट करना सारा ही मेरे हाथ में है। सो व्हाट वुड हैपन इज कि मैं अपनी मर्जी से रूल रेगुलेशन बना सकती हूँ, जो मर्जी रूल रेगुलेशन को मैं फॉलो अप करवा सकती हूँ लोगों से। ठीक है, नो बडी इज दैट टू क्वेश्चन मी। एक बार रीड करते हैं, व्हेन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स आर यूनाइटेड इन द सेम पर्सन्स देयर कैन नॉट बी लिबर्टी। तो लिबर्टी तो होगी ही नहीं ना, क्यों? बिकॉज मैं ही लॉ रेगुलेशन बना रही हूँ, कोई मेरे को क्वेश्चन भी नहीं कर सकता गलत बनाया सही बनाया है, हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूटिव तो मैं खुद ही हूँ। समझो ना मेरी बात। अब वो कहते हैं इट मे लीड टू एप्रहेंशन दैट द मोनार्क में इनैक्ट टायरेनिकल लॉज। टायरेनिकल लॉज मतलब ऐसे लॉज जिससे सिर्फ वो सिर्फ उसका भला हो, वो जो चाहता है वो लॉ इनेक्ट करे। ठीक है, इट मे बी पॉसिबल कि वो बस अपने फ़ायदा उसके हिसाब से लॉज वगैरह बनाए, टेरेनी चलाए अपनी। ठीक है, एंड एग्जीक्यूट देम इन ए टेरेनिकल मैनर। मतलब एग्जीक्यूट भी उसने जो मर्जी लॉ बना दिया, लॉ गलत है लेकिन एग्जीक्यूटिव तो वो खुद ही है, तो ही वुड बी द वन टू इम्प्लीमेंट द लॉज। ठीक है, तो इसलिए उसको कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं होगा, टेरेनी का रूल चलेगा। एज द सेम एजेंसी बिकम्स द मेकर एंड एग्जीक्यूटर ऑफ द लॉज। समझ लो मेरी बात। नेक्स्ट पॉइंट में अगर जुडिशियल पावर्स और लेजिस्लेचर की पावर्स एक साथ में आ जाए, देखो लेजिस्लेचर मतलब आई एम द वन टू मेक द लॉज, जुडिशियल मतलब आई एम द वन कि अगर उन लॉज के ऊपर कोई केस भी होता है या फिर कोई एग्जीक्यूटिव भी बोलता है कि नहीं ये लॉज को तो हम फॉलो अप नहीं करवाएंगे, तो आई एम द वन जिसको डिसीजन देना है। तो मैं क्या करूँगी, इवन तो एग्जीक्यूटिव सही बोल रहे हैं लेकिन मैं बोलूँगी नहीं लॉ सही बनाया है। समझो ना मेरी बात, दिस इज़ द कंडीशन। तो ये बोलते हैं कि लाइफ एंड लिबर्टी जो है ना, इसके कारण जो आपके सब्जेक्ट्स मतलब द पीपल हु आर बाउंड टू फॉलो द लॉज, जिनको लॉज फॉलो करने पड़ते हैं उनको सब्जेक्ट बोलते हैं। तो वो बोलते हैं कि दे वुड बी एक्सपोज टू आर्बिट्रेरी कंट्रोल। आर्बिट्रेरी कंट्रोल मतलब वही बात है, मैंने लॉ बनाया, एग्जीक्यूटिव ने बोला ये लॉ गलत है, उन्होंने क्या किया, जुडिशरी के पास में वो जाएंगे, जुडिशरी भी मैं ही हूँ, मैंने बोला अरे एग्जीक्यूटिव गलत है, लेजिस्लेचर काम करते रहो। वाई सो? क्योंकि लेजिस्लेचर भी मैं ही थी, जुडिशरी भी मैं ही थी। ठीक है, तो इससे लोग जो है ना, लोगों के पास में एक आर्बिट्रेरी कंट्रोल के अंदर वो दबके रह जाएंगे कि भाई बस राजा ही है, राजा ही जज बन रहा है, राजा ही लेजिस्लेचर बन रहा है, तो लोगों की लाइफ और लिबर्टी मैंने छीन ली। ठीक है, सॉरी। अब ये बोलते हैं थर्ड पॉइंट में, जहाँ पे हम बोलते हैं जुडिशियल पावर को अगर हम कंबाइन कर दें विद द एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव मतलब जो लॉज बने हैं उनको इम्प्लीमेंट मैं करवा रही हूँ, ठीक है, और उनके ऊपर डिसीजन भी मैं ही दे रही हूँ, जुडिशियल पावर। द जज माइट बिहेव इन वॉयलेंट एंड ऑप्रेसिव मैनर। वॉयलेंट और ऑप्रेसिव चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, कोई भी लॉ बना है, इट विल बी माई चॉइस, मैं जैसे मर्जी इम्प्लीमेंट करवाऊँ। किसी ने अगर जज को हम कह सकते हैं कि अप्रोच किया कि भाई गलत तरीके से लॉज की इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, तो आई एम द जज, मैं क्या बोलूँगी, नहीं नहीं इम्प्लीमेंटेशन तो सही तरीके से हो रही है। तो यहाँ पर जो प्रोसिक्यूटर है, प्रोसिक्यूटर मतलब जो एग्जीक्यूटिव है, द वन हु इज़ एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग देयर क्लाइंट, कि हाँ मतलब मेरा क्लाइंट कह रहा है कि गलत तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, तो डिसीजन तो मुझे ही सुनाना है ना, बिकॉज आई एम अ जज। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, आई कैन बी वॉयलेंट, आई कैन बी ऑप्रेसिव, को क्वेश्चन करने वाला है ही नहीं। वही अगर तीनों पावर्स एक ही हाथ में आ गई, एक ही ऑर्गन के हाथ में आ गई, तो उस टाइम पे गवर्नेंस जो है वो बिल्कुल भी सक्सेसफुल होगी ही नहीं, इट वुड नॉट बी इफेक्टिव। क्यों? क्योंकि फिर ये सारी चीज़ें जो है वो सच हो जाएंगी। ठीक है, कैसे कि वॉयलेंट तरीके से राजा चाहे रूल करे, चाहे ऑप्रेसिव तरीके से रूल करे, नो बडी इज़ दैट टू क्वेश्चन। लोगों की लाइफ, लोगों की लिबर्टी छीनी जा रही है, नो बडी इज़ दैट टू क्वेश्चन। ठीक है, आर्बिट्रेरी कंट्रोल चल रहा है, टेरेनी का रूल चल रहा है, नो बडी इज़ दैट टू क्वेश्चन। तो बेसिकली मोंटेस्क्यू ने थ्योरेटिकल वे में ये 4 पॉइंट्स दिए कि भाई इसकी वजह से वी नीड सेपरेशन ऑफ पावर। ओके,
थर्ड पॉइंट में क्या बोलते हैं, थर्ड पॉइंट ना तुम्हारा उस फ्रेज से बहुत रिलेट करता है, दैट इज एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। वैसे ही बोलते हैं कि अगर कोई भी अथॉरिटी है उसके पास में पावर है, ठीक है, तो नेचुरल है, इट इज़ इनहेरिटेंट कि वो अपनी पावर को एब्यूज़ करेगा लोगों के ऊपर या फिर उनके ऊपर जो उससे इन्फीरियर हैं, उनसे छोटे हैं, अनलेस उसकी पावर के ऊपर कुछ लिमिटेशंस को इम्पोज नहीं कर दिया जाता। समझ रहे हो? एक राजा है, ठीक है, राजा के पास में अल्टीमेट पावर है, एब्सोल्यूट पावर है, उसको कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं है। ऑब्वियस बात है कि वो अपनी पावर को अब्यूज़ कर सकता है, अपनी पावर को यूज़ करके डोमिनेट कर सकता है आम जनता को, ठीक है। लेकिन अगर उसके ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूशन आ गया राजा के ऊपर, तो कॉन्स्टिट्यूशन एक और पावर है, एक पावर ने राजा की पावर को लिमिटाइज कर दिया, ठीक है। तो मतलब वो जैसे एक जज है, जज के पास में पावर है, एब्सोल्यूट पावर, लेकिन उसके पावर के ऊपर भी लिमिटेशन है। क्यों? क्योंकि अगर उसके पास में एब्सोल्यूट पावर हो कि उसके ऊपर कोई रूल नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, तो करप्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। इट मे बी पॉसिबल कि वो क्या करे, वो डोमिनेशन दिखाए अपनी पावर को यूज़ करके। तो इसलिए हर एक के पास में जिसको भी पावर दी जाती है उसके ऊपर कुछ ना कुछ लिमिटेशन लगाया जाता है। वैसे ही मॉन्टेस्क्यू ने बोला कि मोनार्क की पावर फिर एब्सोल्यूट क्यों है, मोनार्क की पावर के ऊपर भी लिमिटेशन लगाओ, क्योंकि ऑब्वियस बात है चाहे वो जितना भी अच्छा राजा क्यों ना हो, लेकिन कभी ना कभी इट मे बी पॉसिबल कि वो अपनी पावर को यूज़ करके हमारे ऊपर एब्यूज़ कर सकता है, डोमिनेट कर सकता है हमें, इसलिए उसके ऊपर कुछ लिमिटेशंस लगाओ। फोर्थ पॉइंट बहुत इजी है, वो बेसिकली ये बोलते हैं कि अगर आपको लोगों की लिबर्टी को सेफगार्ड करना है, मतलब क्या, अगर आपको लोगों की लिबर्टी को बचा के रखना है, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हर एक ऑर्गन जो है वो क्या करे, वो अपनी पावर को अपनी स्फीयर के अंदर ही एक्सरसाइज करे, उससे बाहर एक्सरसाइज ना करे। अगर ऐसा होता है एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन की पावर को इनक्रोच करता है, तो उस टाइम पे तीसरा ऑर्गन जो है वो आके उसको प्रोटेक्ट कर सकता है, विच फॉर्म्स अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, जो हम फर्स्ट टॉपिक में भी पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस लाइन में वही बताया है कि अगर ऐसा होता है, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है तो वो कुछ चेक जो है वो एक्सरसाइज करेगा लेजिस्लेचर जुडिशरी के ऊपर, जुडिशरी जो है वो लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के ऊपर चेक जो है उसको पूरा एग्जीक्यूट करेगी कि अच्छा ऐसे काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के ऊपर एक चेक रखेगा। तो चेक्स और बैलेंस का सिस्टम इज़ द फोर्थ पॉइंट, ठीक है। कि मोंटेस्क्यू ने बोला कि सिस्टम आप ऐसा बनाओ ना कि वो ऑटोमेटिकली एक दूसरे के ऊपर चेक्स और बैलेंसेस रखते रहे। तो ये बोलते हैं दिस काइंड ऑफ ओवरव्यू इज करेक्ट मीनिंग ऑफ द मैक्सिलोप्रोवरेट लेपवोर, विच मीन्स पावर होल्ड्स पावर। पावर ही पावर को होल्ड करती है, मतलब पावर ही पावर के ऊपर एक लिमिटेशन लगाती है, ठीक है। कैसे? जज है, जज के पास सुपीरियर पावर है, लेकिन जज की पावर के ऊपर लिमिटेशंस है, किसके थ्रू? लेट्स से लेजिस्लेचर के थ्रू। इम्पीचमेंट की पावर होती है ना उनके पास कि जज को आप रिटायर होने से पहले ही आप उसको ऑफिस से रिटायर कर दो कि भैया आप अच्छे से काम नहीं कर रहे हो, आपने रूल रेगुलेशन जो है इसको ब्रेक किया है, इवन तो आप खुद जुडिशरी का एक पार्ट हो। तो जज के पास में पावर है, लेकिन उसकी पावर को लिमिटाइज हॉल्ट किसने किया हुआ है? द पावर ऑफ लेजिस्लेचर ने। तो एक पावर ने दूसरी पावर को हॉल्ट किया हुआ, वो कहते हैं ना ईट से ही वो एक फ्रेज है कि ईट का जवाब पत्थर से देना, ठीक है। तो मतलब जितना स्ट्रॉन्ग आपको रूल किया जा रहा है उतना ही स्ट्रॉन्ग लिमिटेशन भी होना चाहिए, ठीक है। By separating the functions of executive, legislature and judiciary, one power may operate as a balance against the other and have a check on the power exercised by the another। मतलब वही बात है, देखो यहाँ पे देखो ट्राइंगल दिख रहा है, जुडिशरी है, जुडिशरी एक चेक रखेगी पार्लियामेंट के ऊपर, मतलब लेजिस्लेचर के ऊपर और एग्जीक्यूटिव के ऊपर। एग्जीक्यूटिव चेक रखेगा जुडिशरी के ऊपर, लेजिस्लेचर के ऊपर, लेजिस्लेचर चेक रखेगा एग्जीक्यूटिव के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर। समझो ना मेरी बात? तो इससे एक सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस क्रिएट हो जाता है। दिस इज ऑल इन दिस होल टॉपिक। इस टॉपिक के कुछ दो सब पार्ट्स और हैं। फर्स्ट इज चेक्स एंड बैलेंस ऑफ पावर, द सेकंड इज इम्पैक्ट ऑफ द डॉक्ट्राइन। ये मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको एक्सप्लेन करूंगी। आई होप इट वॉज क्लियर टू यू। थैंक यू।